हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को देखा था, जिसमें हमने इको, प्रतिध्वनि और आपका जो रेवर्बरेशन होता है, ये दो कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था कि प्रतिध्वनि होती क्या है और रेवर्बरेशन क्या होता है। इसके बाद हमने इसके बेस में कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी जो आपकी साउंड है, ध्वनि है, उसमें जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो आपने जैसे पढ़ा है कि जो आपकी ध्वनि है वो परावर्तित होती है, तो जो ध्वनि है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल यानी बहुत ज्यादा अलग अलग मात्रा में या अलग अलग बहुत ज्यादा बार आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो रहा है। तो हम इसके यूजेस यानी इसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, वो आपका है मेगाफोन, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका मेगाफोन है। ये क्या है? मेगाफोन है। तो बेसिकली मेगाफोन क्या होता है, आपका कुछ कोन शेप का, ठीक है, कोन की शेप यानी शंकु की शेप का होता है ये। इसका एक जो एंड होता है, एक जो सिरा होता है, वहां से आप बोलते हैं। जब आप इससे बोलते हैं तो जो आपने ध्वनि उत्पन्न की है वो इसके जो दीवार होती है, यानी जो आपका मेगाफोन होता है, इसकी दीवार पे वो रिफ्लेक्ट करता है और उसपे बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जो होता है, वो बढ़ जाता है। और जब आपके मेगाफोन से बाहर आवाज निकलती है तो वो एक बहुत तेज आवाज आपको सुनाई देती है। इसी तरीके से आप अगर एक हॉर्न की बात करें, आपने ये हॉर्न देखा होगा, तो जो ये हॉर्न होता है आप इसमें भी देख सकते हैं, इसकी जो शेप है यहाँ पे आप बड़ी होती है। तो जब हम इस हॉर्न को दबाते हैं तो क्या होता है, इससे आवाज निकलती है और इसके आगे का जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है। इस कारण इसके अंदर जो ध्वनि है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, बार बार उसमें क्या होता है, आपका परावर्तन होता है। और जब वो इससे बाहर निकलती है तो हमें एक तेज साउंड या आवाज सुनाई देती है। तो बेसिकली जो हम अभी ये दो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, इनको हम देख रहे हैं, मेगाफोन और हॉर्न, इन दोनों में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज किया गया है, जिसके माध्यम से हमें लाउड या तेज ध्वनि सुनाई देती है। मेगाफोन एंड लाउड हेलर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट such as trumpet, shehnai are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions। यानी जो आपके मेगाफोन होते हैं, देखिए लाउड स्पीकर्स, जो आपके मेगाफोन होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, या हॉर्न होते हैं, या जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, जैसे ट्रम्पेट हो गया, शहनाई हो गया, इनको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इसमें जो ध्वनि जाए, ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, मतलब आसपास या चारों तरफ बिखरे ना, एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में जाए, ताकि जो आवाज की जो लाउडनेस है वो बढ़ सके और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ सके। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरैया तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience। इन यंत्रों में एक नली का आगे एक भाग खुला होता है जो शंक्वाकार या शंकु के आकार का होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाले ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देती है। यानी जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी जो आगे की ओपनिंग होती है वो चौड़ी होती है और ये एक कॉनिकल शेप में होते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो आपकी ध्वनि होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है
रिफ्लेक्ट होके वो क्या होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है और वो आगे की तरफ ऑडियंस की तरफ जाती है। सेकंड है आपका स्टेथोस्कोप। तो बेसिकली जो स्टेथोस्कोप होता है उसका उपयोग जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। इसके माध्यम से ये जो हार्ट, तो जो स्टेथोस्कोप होते हैं ये आपके डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। बेसिकली जो आपका स्टेथोस्कोप होता है उसके माध्यम से डॉक्टर आपकी हार्ट बीट और लंग्स का जो बीट या उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्या होती है, पाइप होती है जिसपे क्या होता है, आपका जब साउंड इससे गुजरती है तो इस पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिस कारण जो आपके हार्ट बीट है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। Stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, mainly heart और lungs। यानी जो स्टेथोस्कोप होता है उसका उपयोग चिकित्सा यंत्र के रूप में करते हैं। इससे क्या होता है, जो बॉडी है, शरीर है, उसके जो अंदर के फेफड़े और आपके जो दिल होता है, हृदय होता है, इसको जो ये लंग्स और हार्ट है, इनकी आवाजें सुनी जाती है, इसके साउंड सुनी जाती है, इसकी ध्वनि सुनी जाती है। इन स्टेथोस्कोप्स द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेस टू द डॉक्टर्स एयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साउंड होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है और डॉक्टर के कानों तक ये आवाजें पहुंचती हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि से सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सर्ट। जो आपके कॉन्सर्ट हॉल होते हैं जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कोई गाना गा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। तो बेसिकली कॉन्सर्ट हॉल में क्या होता है, आपकी जो सीलिंग होती है उसे कर्व बनाया जाता है, यानी जो छत होती है उसे कर्व बनाया जाता है। या फिर हम ये कहते हैं कि जो साउंड बोर्ड होता है वो आपके जो पीछे का साउंड बोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से कर्व बनाया जाता है। बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, अगर हम पहले केस की बात करें जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल की सीलिंग कर्व बनाई जाती है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो व्यक्ति यहाँ पे गाना गा रहा है या म्यूजिक बजा रहा है, वो जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है वो ऊपर कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होके सारे के सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन तक ध्वनि पहुंच पाए। इसी तरीके से अगर हम साउंड बोर्ड की बात करें तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक साउंड का सोर्स है, यानी कोई एक व्यक्ति है जो भाषण दे रहा है, गाना गा रहा है या म्यूजिक बजा रहा है। तो उसका क्या हो, जब वो म्यूजिक बजा रहा है तो यहाँ से साउंड आएगी और वो पीछे क्या हो, जो पीछे का साउंड बोर्ड है उस पर रिफ्लेक्ट हो और आगे जाए। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी कर्व सीलिंग है, ये जो साउंड बोर्ड है, इसके माध्यम से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिससे जो ऑडियंस है वहां उन तक आपकी जो ध्वनि है, आवाज है या भाषण के माध्यम से आप कुछ कह रहे हैं वो पहुंच जाती है। जनरली ceilings of concert hall, conference hall and cinema hall are curved so that sound after reflection reaches all the corners of the hall. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप में पूरे हॉल में
फैल सके। यानी इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो ध्वनि है वो हर एक व्यक्ति पे इवनली पहुंच सके, और हर एक व्यक्ति, चाहे कोई कॉर्नर पे बैठा है, चाहे वो स्टेज के सामने बैठा है, सब तक सारी जो आवाजें हैं, जो ध्वनि है, वो पहुंच पाए। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, यानी श्रव्यता का प्रसार, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम हियरिंग की बात करें, यानी सुनने की बात करें, तो ऐसी ध्वनियां जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो होती है, इसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। यानी एक ऐसी साउंड होती है जिसे जो ह्यूमन बीइंग है, यानी मानव है, वो सुन पाते हैं। अगर हम बात करें ऐसी ध्वनि की जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ऐसी ध्वनियों को हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, या इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, साउंड स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मानव यानी मनुष्य बनाए गए हैं, आदमी और एक बच्चा बताया गया है। इनकी जो हियरिंग की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। वहीं अगर हम इंफ्रासाउंड की बात करें, यानी ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, ऐसी साउंड आपके एनिमल्स सुनते हैं, जैसे कि आपका हाथी हो गया, वेल हो गए, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, ये आपकी इंफ्रासाउंड सुनते हैं। वहीं अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें, तो ऐसी साउंड आपके बैट्स यूज करते हैं, और ये जो साउंड होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि होती है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी जो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का प्रसार लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। यानी जो मनुष्य होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको ही वो सुन पाता है। चिल्ड्रन अंडर द एज of 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz, यानी जैसे डॉग्स होते हैं या बच्चे होते, छोटे बच्चे या कुछ एनिमल्स होते हैं, वो 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन पाते हैं। As people grow older, their ear become less sensitive to higher frequency, यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो ध्वनि की जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके प्रति संवेदनशील कम होते जाते। यही कारण है कि जो मनुष्य होते हैं या एडल्ट्स की अगर हम बात करें, जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि नहीं सुनाई देती। उनकी जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। अब हम बात करते हैं इंफ्रासाउंड की। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, यानी ऐसी साउंड, ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है उसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। इफ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड वी वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, just we hear the vibration of the wing of bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 hertz. यानी अगर हम इंफ्रासाउंड को सुन पाते तो क्या होता, आपको पेंडुलम के मूव करने की, उसके वाइब्रेशन, उसके कंपन करने की आवाज है वो आपको सुनाई देती। आपको राइनोसेरोस की आवाज सुनाई देती, क्योंकि वो क्या करते हैं, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बातचीत करते हैं, जो है वार्तालाप करते। वेल्स एंड एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज, जो आपकी वेल्स होती है और जो एलिफेंट होते हैं, हाथी होते हैं, वो भी इंफ्रासाउंड को उत्पन्न करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिन टू which possibly alerts the animal। यानी जो आपके अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वजह से कुछ एनिमल्स होते हैं, जो अर्थक्वेक होती है यानी भूकंप जब आता है तो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स
को पता चल जाता है, वो अलर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, वो भी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड को ही प्रोड्यूस करता है, जिस कारण जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपन को इसी प्रकार सुन पाते जैसे कि किसी मक्खी पंख के कंपन से सुन पाते हैं। राइनोसेरोस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंग में से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो आपके व्हेल होते हैं, ठीक है, हाथी होते हैं, एलिफेंट होते हैं, जो आपका पेंडुलम का वाइब्रेशन है, जो मक्खियां हैं उनकी जो विंग्स है, उनके जो पंख है, उसका वाइब्रेशन है, ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसे हम इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कहते हैं, या कहते हैं इंफ्रासाउंड कहते हैं। तो ये जो होती है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है और इसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते। अब हम बात करते हैं ऐसी ध्वनियों की जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। इन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपकी डॉल्फिन हो गई, चमगादड़ हो गए, ये क्या करते हैं, ये जो है आपके जो अल्ट्रासाउंड है इसे उत्पन्न करते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कुछ मॉथ्स होते हैं जो कि ऐसी ध्वनियों को सुन पाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इनको जैसे आपका बैट हो गया, इसको पता चल जाता है कि इसका प्रे या इसका शिकार कहाँ पे है। तो किसके माध्यम से पता चलता है, आपके जो अल्ट्रासाउंड है इसी के माध्यम से इसे पता चलता है कि इसका जो शिकार है वो किस जगह पे है, किस पोजीशन पे है। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड, यानी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइसेस। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइस जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। Moths of certain family have very sensitive hearing equipments. कुछ प्रजाति के शलभों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। These moths can hear the high frequency squeak of bats and know when a bat is flying nearby. यानी जो ये मॉथ होते हैं इनको पता चल जाता है कि कहाँ पे बैट है, क्योंकि जो आपके मॉथ होते हैं ये अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिस कारण इनको पता चल जाता है कि जो बैट है, चमगादड़ है, वो कितनी दूरी पे है, ठीक है, कितनी दूरी पे है, और उन्हें पता चल जाता है कि वो किस तरीके से बैट से या चमगादड़ से बच सकते। रैट ऑल्सो प्लेज गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। जो आपके रैट होते हैं, ठीक है, जो आपके चूहे होते हैं, वो भी पराध्वनि की माध्यम से कुछ खेल खेलते। यानी जो आपके रैट्स होते हैं, जो आपके रैट्स होते हैं, आपके बैट होते हैं, ठीक है, बैट्स हो गए, चमगादड़, चूहे चमगादड़ हो गए, डॉल्फिन हो गए, पोर्पोइसेस हो गए, ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर हम कुछ मॉथ्स की बात करें तो जो ये मॉथ्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर देते हैं, जिस कारण इनको पता चल जाता है कि जो चमगादड़ है वो कहाँ पे है और ये बच पाते।
तो ये जो एनिमल्स है ये आपके अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके इंफ्रासाउंड की, तो इंफ्रासाउंड कहाँ से आपका जो इंफ्रासाउंड जो है, इंफ्रासोनिक साउंड है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? आपका वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, यानी पेंडुलम के कंपन से। दूसरा आपका वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ बी, यानी जो आपके मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो होती है वो जब अपने पंखों को वाइब्रेट करती है, कंपित करती है, उससे भी इंफ्रासोनिक साउंड निकलती है। तीसरा आपके वेल्स, चौथा आपका जो एलिफेंट होता है, नेक्स्ट आपका क्या है? राइनोसिरोस, ठीक है। राइनोसिरोस जो होता है आपका और जो आपके क्या होते हैं? अर्थक्वेक होते हैं, यानी भूकंप। तो इनके द्वारा जो है आपके जो है इंफ्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन्न की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। अब हम बात करते हैं हियरिंग एड्स की। तो हियरिंग एड्स यानी ऐसे लोग जिनको सुनाई नहीं देता या जिनका हियरिंग लॉस हो जाता है, तो उन्हें हियरिंग एड्स यूज करते हैं वो, ताकि वो कोई भी क्या बोल रहा है उन्हें सुनाई दे। तो बेसिकली जो आपका हियरिंग एड होता है उसपे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसपे एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हियरिंग एड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ध्वनियों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? वो ध्वनि को इकट्ठा करते हैं माइक्रोफोन के माध्यम से। फिर वो इसको साउंड, जो ये आपकी साउंड वेव है, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी इसकी जो इसकी वॉल्यूम है उसे बढ़ा देते हैं और एम्पलीफाई करके ये स्पीकर के थ्रू जो आपका जिसने हियरिंग एड लगाया है उसके कानों तक आवाजें या साउंड जो है, ध्वनि जो है वो पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्पीकर होता है ये फिर इसको एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में, और फिर कानों तक जो है आपकी ध्वनि पहुंचाई जाती है। तो बेसिकली हियरिंग एड क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? आसपास से साउंड को इकट्ठा करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, उसकी जो वॉल्यूम है उसे ज्यादा करता है, एम्पलीफाई करता है, फिर उसको आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको फिर स्पीकर तक पहुंचाता है, वो उसको साउंड में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर जो व्यक्ति जिसने उसे लगाया है उसके कानों तक उस ध्वनि को पहुंचाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हियरिंग एड की। सो पीपल विद हियरिंग लॉस may need a hearing aid. A hearing aid is an electronic बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, यानी जो हियरिंग एड है, जो आपकी श्रवण सहायक युक्ति है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैटरी से काम करती है। द हियरिंग एड रिसीव साउंड थ्रू माइक्रोफोन। जो हियरिंग एड होता है वो माइक्रोफोन के माध्यम से आवाजों को इकट्ठा करती है, रिसीव करती है। द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड वेव को, यानी ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये एम्पलीफायर के माध्यम से एम्पलीफाई किए जाते हैं। द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर गिवन टू द स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड। और जो ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसे स्पीकर को दिया जाता है, जो इसका स्पीकर होता है। द स्पीकर कन्वर्ट द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू द एयर ऑफ क्लियर हियरिंग। यानी जो स्पीकर होता है वो इसको
एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड यानी ध्वनि में परिवर्तित करता है और ये कानों तक इसे पहुंचाता है। श्रवण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगे कानों के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की क्या क्या एप्लीकेशन? जो हमारी पहली एप्लीकेशन है वो आपकी ये है कि इसको ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनको हम इजीली साफ नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उन्हें साफ किया जाता है। जैसे कि आपकी स्पाइरल ट्यूब होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, तो इनको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही साफ किया जाता है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो ये ऑब्जेक्ट जिन्हें साफ करना है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है और इसकी क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ये क्या करती है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, ग्रीस होता है या किसी भी तरीके का डर्ट वगैरह है उसे हटा देती है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो साफ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, odd shaped part, electronic component, etc. Objects to be cleaned are placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. क्या किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिसे हम साफ नहीं कर पाते इजीली, उनको अल्ट्रासाउंड से साफ किया जाता है। उन्हें पहले सोल्यूशन में रखा जाता है और उस सोल्यूशन में क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाला जाता है। Due to high frequency, the particle of dust, grease and dirt get detached and drop out. क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इस कारण जो डस्ट के पार्टिकल है, ग्रीस है और डर्ट है, ये अलग हो जाते हैं और जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है ये साफ हो पाते हैं। The object thus get thoroughly cleaned. पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जिन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। अब हम अगले एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके अल्ट्रासाउंड होती है इसके माध्यम से कोई भी आपके पास मेटल ब्लॉक है, उसमें अगर कहीं कोई क्रैक आ रखा है, कोई जगह जहाँ पे टूट रखा है कुछ, वो हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करते हैं। बेसिकली आपका जो मेटालिक जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, लोहे के जो है ब्लॉक होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, अगर इसमें कोई क्रैक है तो इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड जो है वो डाली जाती है, पराध्वनि इसमें डाली जाती है। तो क्या होता है, अगर आपका जो ये धातु का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, अगर इसमें कोई भी दोष नहीं है तो आपका जो पराध्वनि है यानी जो अल्ट्रासाउंड है वो पार हो जाए। अगर इसमें किसी भी तरीके का दोष है, कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे टूट रखा है, तो बेसिकली जो आपकी पराध्वनि होगी वो उस फॉल्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, जिस कारण हमें ये पता चल जाएगा कि इस धातु के ब्लॉक में कहाँ पे फॉल्ट है या कोई डिफेक्ट कहाँ पे है। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड
to detect cracks and flaws in metal blocks. यानी जो अल्ट्रासाउंड है उसका यूज हम क्रैक और फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. Metallic components are generally used in construction of big structures like building, bridges, machines and also scientific equipment. जो आपके मेटालिक कंपोनेंट है इनका जो यूज किया जाता है, इनका उपयोग बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, मशीन बनाने में और इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है. The crack or hole inside the metal block, which are invisible from outside, reduces the strength of the structure. जो आपके क्रैक या होल होते हैं इस मेटल के ब्लॉक में, वो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted wave. यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो इनसे पास किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो मेटल डिटेक्टर होता है वो इन वेव्स को डिटेक्ट करता है. अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का छोटा सा डिफेक्ट है तो जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉ और डिफेक्ट. तो अल्ट्रासाउंड पीछे आपको रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस ब्लॉक में कोई डिफेक्ट है या फॉल्ट है. पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारें तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है. धातु जो है धातु के घटकों को प्राय जो है बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है. धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं. पराध्वनि तरंग धातु में के ब्लॉक से गुजरते प्रेषित की जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है. यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है और दोष की उपस्थिति को दर्शाती है. यानी कि क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके आपकी जो अल्ट्रासाउंड है वो वापस आ जाएंगी. तो यहाँ पे जो आपने सूचकांक लगाया है या जो आपका डिटेक्टर है लगा रखा है, संसूचक लगाया है, तो जो डिटेक्टर है जहाँ पे फॉल्ट होगा वहां पे वो आपके अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर जहाँ पे फॉल्ट नहीं होगा वहां पे ये आपकी जो अल्ट्रा साउंड है उसको डिटेक्ट कर पाएगा. तो इस तरीके से जो अल्ट्रासाउंड है इसका उपयोग जो भारी या बड़े मेटल के ब्लॉक्स होते हैं उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट जो है आपका इकोकार्डियोग्राफी है. तो जो आपके अल्ट्रासाउंड है इसका उपयोग इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है. बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो आपके हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसका प्रतिबिंब इसके माध्यम से बनाया जाता है. तो जो अल्ट्रासाउंड है इसके माध्यम से इकोकार्डियोग्राफी भी की जाती है. इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं या कहीं पे ज्यादा टिश्यू डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, इसको भी डिटेक्ट इसके द्वारा किया जाता है. तो बच्चों आज हमने जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन देखे. इसके बाद हमने जो आपका हियरिंग रेंज होता है इसके बारे में समझा और अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन देखे. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.